45। और सेक्शन 45 कहता था दैट इफ देयर इज एनी कैपिटल एसेट, और अगर उसको हमने ट्रांसफर कर दिया तो कैपिटल गेन लग जाएंगे। कौन से प्रीवियस ईयर में? इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। आपको पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सरकार की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने 24-25 में प्रॉपर्टी बेची, ध्यान से सुनिएगा, रिवाइज भी करा दूंगा। एक सेकंड रुक जाना बच्चे, बस एक सेकंड प्लीज। एक सेकंड बच्चे बस। वैल्यू ऑफ सप्लाई बच्चों ने पढ़ाई करा था थोड़ा घर में? हाँ, हो रहे थे क्वेश्चन? चार सब्जेक्ट्स चल रहे? चार में से कौन से चार हैं? हाँ, कोचिंग में तो सारे चल होंगे ब्रो। तो आप बच्चों ने मतलब ना, नेक्स्ट सैटरडे में आपको बता देता हूँ। जैसे जीएसटी का तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया ना, और वैल्यू ऑफ सप्लाई, एक चैप्टर और हो जाएगा तब तक, टाइम ऑफ सप्लाई। तो सैटरडे आपका टेस्ट रखूंगा मैं। आपने सैलरी का भी रखा है? बिल्कुल। तो जो मैंने बोला वो तो है ही। और ये वाला जीएसटी अलग होता है और डीटी अलग होता है। सैलरी का भी सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे आपका थोड़ा हैवी होगा तो पढ़ लीजिएगा आप। हाँ जी, दोनों का सब्जेक्ट तो एक ही है ना। ये कोई बात नहीं है। अरे एक रखो ना, सब मिक्स हो जाता है सर। जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, मिक्स ही आएगा। तो आपको रेडी कर रहा है ना? हाँ ठीक है, पहले सैलरी लग लूंगा। 12 से एक सैलरी हो जाएगा। हाँ, मैं कुछ बोल थोड़ा ना सकता इस चीज पे। पापा का नंबर दे दो। चलिए नहीं बेटे, मतलब मैं सही नहीं कह रहा हूँ। मतलब कि आपको नेक्स्ट सैटरडे सैलरी भी देना है और जीएसटी जितना होगा वो देना है। नहीं नहीं, कुछ है ही नहीं जीएसटी में। इंट्रोडक्शन में था कुछ, वैल्यू सप्लाई में था कुछ। अब अगर ये तीनों भी जोड़ लोगे ना तो भी सैलरी के अलाउंस के बराबर आएगी। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आप आपके दिमाग में बन रही है चीजें बस कि बहुत हैवी हो रहा है, बहुत हैवी। हाँ मतलब वो तो ऑप्शन है आप बच्चों की यार, मतलब मैं कंपेल थोड़ा ना कर सकता। लेकिन जो बच्चे पास करना चाहते हैं वो मतलब दे देना, बाकियों की अपनी कॉल है भाई। अभी कंपेल नहीं किया तो क्या किया? आप वैसे पकड़ लो। प्लीज इधर से दो लाइट आलोक जी बंद, आरती जी बंद कर जाओ। आप तो ज्यादा ही बोल रहे हो। ये वाली चलते रहने। नहीं, जो एक्सट्रीम लेफ्ट है, नहीं नीचे वाली एंड लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट बिल्कुल। ये वाली भी तो करो। नहीं, ये वाली में स्क्रीन में मेरी फोटो आई थी। दोनों का कवर ऐसे दिला के छोड़ दो। चलिए, तो नेक्स्ट सैटरडे का एक बार प्लीज ग्रुप में लिख दो, नहीं तो बच्चों को पता नहीं लगता। प्लीज एक बार लिख दो, सैटरडे टेस्ट। सैटरडे टेस्ट। हाँ सर, किसी पढ़ने वाले प्लस इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई। मैं आपको एक चीज कहता हूँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कोई उसमें देखो, कोई कंपल्शन है बड़े बच्चे, मेच्योर्ड बच्चे, आपकी कॉल है, आपको टेस्ट देना नहीं देना, समझ रहे हो? क्योंकि रिजल्ट आप ही का मतलब आपकी कॉल है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें। चलिए,
दीपक जी, पवन जी कहाँ चले गए हैं? हरिद्वार। क्लासेस छोड़ के भगवान से प्रे कर रहा हूँ। वो कह रहे थोड़े कर लेते हैं, क्या पता वही आंसर दे। मैडम को पता है, वो फिर भी अननोन बोल रही है। सस्पेंस। सीएफएस का भी रख लेंगे टेस्ट फिर। नहीं सीएफएस टैक्स करना नहीं। सर पेपर दिखा जाए, मॉड्यूल तुम पूरा ले लो। नहीं फिर अकाउंट का पेपर आज तो अकाउंट्स का पेपर है बच्चों। ठीक है। तुम्हारे कौन से चैप्टर हो गया तुम्हें पता लगेगा। इंटरनल टाइम कैश फ्लो आज पता लगेगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या है S12 22 पेपर से। हाँ किसमें 16 यारो मैंने ठीक है। लेट कर दे, लेट कर दे भाई, बच्चे पढ़ लेंगे पढ़ेगा यार। बच्चे भाई तो नहीं पढ़ पाएंगे, सैलरी तो चाहिए बच्चे। चलिए सर, कैपिटल गेन्स के अंदर आपको ध्यान होगा हम लोगों ने 2 क्लॉज 14 करा था कि व्हाट इज कैपिटल एसेट और क्या नहीं होता। मैं फटाफट बोलूंगा। कैपिटल एसेट के इंक्लूड्स में 2 पार्ट थे, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मूवेबल इमूवेबल, पर्सनल ऑफिशियल टेंजिबल इंटेंजिबल, और स्टॉक इन ट्रेड ऑफ FII। उसके बाद स्टार्ट हुआ था बट एक्सक्लूड्स। पहला पॉइंट क्या था एक्सक्लूड में? स्टॉक इन ट्रेड। हर किसी बिजनेसमैन का सारा स्टॉक बाहर हो गया था। पॉइंट नंबर बी, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स। पर्सनल मूवेबल सारे बाहर हो गए, लैपटॉप टीवी फ्रिज सारा बाहर हो गया, लेकिन कुछ चीजें बाहर नहीं हुई थी। ज्वेलरी, बुलियन, आर्कियोलॉजिकल ड्राइंग्स, वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर्स। ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर सी, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड इज अ कैपिटल एसेट। उसके बाद गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, और उसके बाद सोवरिन बॉन्ड्स। तो आपको डेफिनेशन से पता लग जाएगा क्या चीज कैपिटल एसेट है, क्या चीज नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कैपिटल एसेट डिफाइन होने के बाद या तो कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म होने के लिए जनरल कितना पीरियड था? 36 मंथ्स। और अगर कोई चीज शॉर्ट टर्म नहीं हुई तो क्या हो जाएगी? लॉन्ग टर्म। 36 मंथ्स था, अगर अप टू 36 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। इफ द एसेट इज हेल्ड फॉर अप टू 36 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। लैंग्वेज देखिए, मैं एग्जैक्ट बोलता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर लिखा होगा 36 महीना। फिर उसके बाद नीचे 4 एसेट आए थे और बोला था इन एसेट में 36 मंथ्स की जगह कितने मंथ्स हो जाएगा? 12 महीने। क्या आप मुझे बता सकते कौन से? लिस्टेड शेयर्स, लैंड ऑन बिल्डिंग नहीं था। लिस्टेड शेयर्स, UTI यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए। ये चारों एसेट पे 36 महीने की जगह 12 महीने, और फिर कुछ एसेट्स पे 36 की जगह 24 महीने था। अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड एंड बिल्डिंग। तो आपका सारा का सारा टाइम पीरियड डिफाइन हो गया। जो शॉर्ट टर्म नहीं है वो अपने आप लॉन्ग टर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा था शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा तो उसपे गेन भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन कैसे होगी? सेल कंसिडरेशन लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, जैसे ब्रोकरेज। सेल कंसिडरेशन आ जाएगी माइनस करके, वो उसमें से लेस क्या करूंगा? 2 चीजें करूंगा। पहली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मेरा आपसे सवाल, इंडेक्सेशन करूंगा क्या? नहीं करूंगा, शॉर्ट टर्म में नहीं होता। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने का खरीदा माइनस हो जाएगा। दूसरा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्सेशन इसकी भी नहीं होगी, शॉर्ट टर्म इंडेक्सेशन बेनिफिट नॉट अवेलेबल। फाइनली आपका आ जाएगा ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस भी आ सकता है। हो सकता है मैंने कोई चीज 5 करोड़ की खरीदी, मैंने 3 करोड़ की बेची, और अगर आपको गेन आ गया तो उसके बाद हमने लिखा था लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन। आपको ज्यादा सेक्शन नहीं करना, बस 54 की सीरीज है कुछ, BD जो भी लिखा है इररिलेवेंट है आपके लिए। एग्जेम्पशन की सीरीज कौन सी चल रही है? वो 54 की चल रही है। ये हो गया था आपका शॉर्ट टर्म। इसके बाद हम लॉन्ग टर्म पे आए थे, सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फॉर्मूला बता दीजिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो भी आपकी कॉस्ट है इनटू CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII ऑफ एक्विजिशन।
इंडेक्सेशन हो जाएगी, दोनों सीआई दे रखे होंगे आपको, और इसी तरीके से अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो भी आप इन्फ्लेट कर देंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट टू सीआई ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय सीआई ऑफ एक्विजिशन। मुझे बताइए यहाँ तक हमने बात करी थी, इसके अलावा कोई बात करी थी? आई हेडिंग लिखिएगा, asset acquired prior to 1/4/2001। नोट चेक करो। अभी करेंगे, पढ़ा रहा हूँ। एसेट की जगह मैं टेक्निकली कैपिटल एसेट ही बोल रहा हूँ कि चैप्टर जो चल रहा है आपका कैपिटल एसेट। एक बात बताइए बच्चों कि आप बच्चे जिस घर में रह रहे हैं वो 2001 के बाद खरीदा या पहले? 2001 के बाद ही खरीदा, ठीक है। मैं जिस घर में रह रहा हूँ वो हमने, हो सकता है मैं श्योर नहीं हूँ, पर 1990 में, 1990 या 1991, आई एम नॉट श्योर, बट 2001 से पहले। और सोचिए कि वो जो इंडेक्सेशन होगी, अगर मैं आज बेचता हूं तो आज का सीआईआई तो होगा मेरे पास, और दूसरा सीआईआई कब का चाहिए होगा मुझे? 1991। तो ना इतने साल हो गए कि गवर्नमेंट ने बोला यार इतने पुराने इंडेक्स के वैल्यूज उन्होंने स्क्रैप कर दिए, उन्होंने बोला नहीं आपको हम यूज ही नहीं करने देंगे। तो बेसिकली अगर आपने कोई एसेट खरीदा है ना 1/4/2001 से पहले, तो आपको क्या लेना होगा, आपको उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी होगी ऑन 1/4/2001 एज इट्स कॉस्ट। सर ये क्या बोल दिया आपने? बहुत सिंपल शब्दों में लिखवाऊंगा, मैंने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बोला है, आइए एक बार लिख। इफ एनी कैपिटल एसेट is acquired before 1/4/2001, तो कैपिटल एसेट आपने एक्वायर करा है बिफोर 1/4/2001, the assessee has the option to take higher of, oh my god, assessee के पास एक ऑप्शन है, और क्या ऑप्शन है कि वो हायर ऑफ क्या चीज ले ले? हायर ऑफ ए एक्चुअल कॉस्ट या फिर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 as its cost of acquisition। ओके बेटे, मैंने आपको बोला था कि हम लोगों ने घर कब खरीदा है? 1991। अच्छा आप सब बच्चों ने जनरली बता दो कब घर खरीदा होगा, कुछ दिमाग में अगर आ रहा है? 2024 में, 16 और 2019। ये आपके लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने एसेट कब खरीदा है? 1/4/2001 से पहले। डू यू हैव द ऑप्शन टू टेक एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू? नहीं है। इफ एनी एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, तो मैं अपनी अगर बात करूं, हम लोगों ने 1991 में खरीदा था अगर, अब आप बोलोगे कितने का खरीदा? लो बेटे, मान लो 5 लाख का खरीदा, मान लीजिए 5 लाख का। 1991 में मैंने कब खरीदा, मैं यहाँ पे ईयर भी लिख देता हूं, 1991 में 5 लाख का। आपके हिसाब से उसकी 1/4/2001 का फेयर मार्केट वैल्यू, आप बोलोगे सर कौन निकालेगा? ये बेटे सरकार निकालेगी, ठीक है। कल को अगर मैं इस घर को बेचूंगा तो मान लो मेरे पास कॉस्ट है 5 लाख, पेपर पड़े होंगे 5 लाख रुपए की। क्यों? जब मैंने खरीदा होगा हम लोगों ने, मेरे फादर ने या ग्रैंडफादर ने, तो उनके पास भी तो पेपर होगा ना, हम रह रहे हैं जहाँ पे, आप भी जहाँ रह रहे हो। 5 लाख की खरीद है, लेकिन आप मुझे बताइए फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? वो सरकार का काम, कोई ना कोई होगा तरीका निकालने का, फेयर मार्केट वैल्यू निकल जाएगा। मुद्दे की बात ये है, फेयर मार्केट वैल्यू है 25 लाख। आगे सुन लीजिएगा, अभी कौन सा साल चल रहा है? अभी प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? और मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फिर मैंने अपने घर को 10 करोड़ का बेचा बेटे,
हाँ जी, सेल कंसिडरेशन 25-26 में सेल कंसिडरेशन कितने की है रे? 10 करोड़। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं इसकी कॉस्ट माइनस नहीं करूंगा? और अगर ये लॉन्ग टर्म है तो क्या इंडेक्स नहीं करूंगा? और आप मुझे बताइए, जो कॉस्ट को इंडेक्स करनी है, वो मैंने तो 5 लाख का खरीदा था, पर फेयर मार्केट वैल्यू 25 लाख, मैं क्या लू कॉस्ट? लिखा हुआ है हायर ऑफ दिस, और आप लेना क्या चाहते हो? 5 लाख लेना चाहते हो आप? आपका प्रॉफिट ज्यादा आ जा रहा है, तो विच एवर इज हायर में क्या ले लोगे आप? 25 लाख इंटू CII ऑफ ट्रांसफर, दैट इज 25-26। और सरकार ने बोला है CII 2001, उससे पहले का CII अब जिंदा ही नहीं है। आप जब वो एक चार्ट दिखाऊंगा आपको, जैसे आप लॉग बुक देखते थे, आप कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, वो स्टार्टिंग ईयर ही 2001-2002 से। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? 1991 का CII अगर आपको दे भी दिया, यू आर नॉट अलाउड टू यूज दैट। समझ रहे हो? ऐसे पहले एक 1981 का CII होता था, जब हम लोग पढ़ते थे, तो तब 2001-2002 बेस ईयर नहीं होता था। आप कह सकते हैं बेस ईयर बना दिया सरकार ने, कह रहे इससे पहले का जो खरीदा है ना, उससे पहले का CII नहीं देंगे हम, 2001-2002 से ले लो CII। हम लोग के टाइम पे 1981 होता था। हाँ जी, 2001-2000, दिस इज द बेस ईयर। और आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, आप मुझे बताइए आपने कॉस्ट कौन सी पकड़ी है? विच एवरेज हायर समझ आया, लॉजिकल है, आपको वो रखना ही चाहिए। मान लो 25-26 का CII है 800 है, और इसका ना फिक्स्ड होता है बेटा, ये 100 एग्जैक्ट बता रहा हूं आपको, 2001-2002 का 100। क्या आप मुझे बता सकते हैं? 25 लाख इंटू 800, यानी कि इंटू 8 करोड़, तो कितना आएगा? 2 करोड़। तो भैया ले दे के बात ये है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का आ गया? 6 करोड़। आई एम सॉरी, 8 करोड़। 10 करोड़ का सेल है, 2 करोड़ की कॉस्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आगे सुन लो बात को। कॉस्ट है दे रही है, और ये कॉस्ट कैसे निकलेगी? ठीक है, आगे सुनिएगा जरा बात को। सर मैंने एक्चुअल में खरीदा था 8 करोड़ का, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 4 करोड़। क्यों, ऐसा नहीं हो सकता क्या? कुछ भी हो सकता है भाई क्वेश्चन। आप मुझे बताइए कॉस्ट क्या लेंगे? यू हैव द ऑप्शन टू टेक द हायर ऑफ एनी। और अगर आपने 8 करोड़ ले लिया, आई एम सॉरी, हाँ 8 करोड़ ले लिया, जस्ट ऐसी ही बात कर रहा हूँ, जबरदस्ती का लंबा कॉन्सेप्ट खींच रहा हूँ मैं। सेल कंसिडरेशन कितने की थी? 10 करोड़। कॉस्ट कितनी पकड़ी है आपने? बहुत ज्यादा लग दी वैसे मैंने, थोड़ा सा रीजनेबल बात कर लूं। मान लो, हाँ ये 5 लाख है एक्चुअल कॉस्ट, ऐसे ही लिख रहा हूँ, 3 लाख ले लिया मैंने उसको। ठीक है, अब आपकी कॉस्ट क्या हो गई? 5 लाख। इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन CII ऑफ, हाँ 2001-2000। पहले वाला CII अवेलेबल नहीं है जी, 2001-2002 से स्टार्ट हुआ है, और आप कह सकते हो। और आप बच्चे कह रहे थे आपने 2008 में खरीदा मान, तो आप लोग ने अगर आज घर बेचोगे, तो जो भी सेल कंसिडरेशन है, जो भी आपकी कॉस्ट है, CII 25 और CII अगर 2008 की खरीदा है तो 2008 में कहीं। क्लियर है बच्चे? तो इसको लिखिएगा एक बार। हम्म। तो जो कैपिटी और एक्चुअल कॉस्ट 5 लाख है, और मार्केट में 3 लाख है, बेसिकली तब होता है ना जब लोकेलिटी के अकॉर्डिंग उसके प्राइस गिर जाते हैं। कोई भी हो सकता है। 5 लाख फेयर मार्केट वैल्यू तो किस दिन की ले रहा है? 2001 की ले रहा है, जिस दिन ये तरह ये थोड़ा ले रहा है। समझ रहे? और फेयर मार्केट वैल्यू आप कौन से दिन की ले रहे हो? 1/4/2001 की ले रहा है ना? हाँ जी, अभी की नहीं है। ये देख क्या लिखा, एक्वायर्ड बिफोर, तो तेरे पास ऑप्शन है कि तू फेयर मार्केट वैल्यू ले।
के बाद फिर यू डोंट हैव दिस ऑप्शन, फिर तू एक्चुअल पे ही चलेगा, समझ रहे? एक चार एक के बाद ही है तो एक्चुअल भी ये सिर्फ उन एसेट्स के लिए जो 1/4 से पहले, क्योंकि आप सोच के देखिए कि वो पेपर संभालने, ठीक है, उसकी कैलकुलेशंस कितने लॉजिक बदल चुकी, इतने तक इंडेक्स पर तब तक का चला। अगर 2001 के पहले गया तभी एक्चुअल कॉस्ट आया बाकी तक ले लो विच इज आया। हाँ, या एक सी है 2001 2002 से स्टार्ट होगा, नीचे उससे पहले का नहीं। क्लियर है बच्चे? हाँ जी, नोट लिखेंगे जरा कुछ। जी साहब। हाँ जी भाई, सेल करिए 10 करोड़ की, कॉस्ट 2 करोड़ की, तो प्रॉफिट तो 8 करोड़ का ही आएगा ना। ओ माय गॉड बेटे, ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखाऊंगा आपको मैं। लैंड एंड बिल्डिंग में फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ऊपर नहीं जा सकता। सर ये क्या मतलब है? छोड़ो ना बेटे, लिख लो एक बार आप। सर्कल रेट होता है, मैं सारी बात करूंगा, काफी अच्छे से बात करूंगा, आप अभी एक बार लिखते जाइए। जल्दी फेयर मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ इनटेंजिबल एसेट। ओ माय गॉड, क्या इनटेंजिबल एसेट कैपिटल एसेट होता है? इनटेंजिबल एसेट कैपिटल एसेट होता है, गुडविल पेटेंट कॉपीराइट, बिल्कुल होता है। डेफिनेशन में आ रहा था, मैंने खरीदा था 1960 में एक इंटेंजिबल एसेट और उसको बेच दिया। आपको लग रहा है इंटेंजिबल का फेयर मार्केट वैल्यू निकालना बहुत आसान होगा? पहले ही नहीं दिख रहा मार्केट वैल्यू का। तो इंटेंजिबल एसेट में यू डोंट हैव द ऑप्शन टू टेक द फेयर मार्केट वैल्यू। आपको ऐसा लग रहा है खत्म नहीं हो रहा अभी, इंटेंजिबल में जब बात करूंगा वही बात करूंगा आधा घंटा, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू की ऑप्शन कहां कहां पे नहीं है मैं वो लिख रहा हूं। हाँ जी, आपने अगर गुडविल खरीद दिया, आपने उसको बेच दिया, तो मैं गुडविल की फेयर मार्केट वैल्यू नहीं निकाल सकता 1/4/2001। यार वो अकाउंट्स है, ये टैक्स, टीचर सेम है पर सब्जेक्ट तो अलग है ना। नोट नंबर 3, इन केस ऑफ बोनस शेयर्स, ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू इज, अरे सर क्या लिखे उसे, आप बताइए। बोनस शेयर समझते हो? फ्री। और अगर मुझे बोनस शेयर 90 में मिल गया, सबसे पहले समझिए बोनस शेयर की कॉस्ट क्या होती है, नहीं। और मुझे बोनस शेयर कब मिल गए थे? ईयर 1990 में, 1990 में। Do I have the option to take fair market value of such shares on 1/4/2001? क्या है? कॉस्ट तो नहीं ले, बट डू आई हैव द ऑप्शन? क्योंकि अगर आज आप बोनस शेयर बेचोगे, सोच के देखिएगा, आज आप बोनस शेयर बेच रहे, सेम प्राइस तो होगा उसका। जब आप कॉस्ट रेफर करो तो 1990 में मिला, और 1990 की कॉस्ट तो 0 है कि बोनस शेयर है। बट अगला सवाल आ जाएगा, सर ये एसेट तो 1/4/2001 से पहले का है, तो क्या मैं फेयर मार्केट वैल्यू ले सकता हूँ? क्या लग रहा है? आंसर इज इट इज अवेलेबल। ये बहुत अजीब बात है, बल्कि इसमें आप ही को फायदा होगा। हालांकि बोनस की कॉस्ट होती है निलो, बोनस की कॉस्ट क्या होती है? निलो, बट बोनस का फेयर मार्केट वैल्यू 13,000। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ हाँ ऑब्वियसली, ये तो भी पॉइंट है, तो बोनस शेयर पे 20 मिनट बात करूँ। बोनस की कॉस्ट 0 होती है, पर फेयर प्रोविजन बोल रहा था, इनकम टैक्स प्रोविजन बोलते हैं।
बच्चे आपने इंटेंजिबल एसेट लिखा था, उसके आगे ना प्लीज एक वर्ड और लिख लीजिए, डेप्रीशिएबल एसेट। सर ये क्या होता है? अरे छोड़ो बेटे, पहुंचेंगे बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। डेप्रिशिएबल एसेट होता है प्रोजेक्टर एंड दीज थिंग्स। हाँ हाँ, तो ठीक है, तो मैंने एक ही पॉइंट में इंटेंजिबल भी बोल दिया और डेप्रिशिएबल बोल दिया। इंटेंजिबल एसेट पे भी फेयर मार्केट वैल्यू नहीं ले सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटेंजिबल डेप्रिशिएबल एसेट, मैं ये नहीं कह रहा। फेयर मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट एंड इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल। अभी आपको नहीं पता डेप्रिशिएबल एसेट क्या होता है, ठीक है, तो भी रहने दीजिएगा। ओके, सर अगर आप, हाँ जी बोलिए। एसडीवी क्या है? हाँ जी बच्चा, जो फर्स्ट पॉइंट में आपने एसडीवी लिखा है उसका फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ओके। उसी के ऊपर एग्जांपल बनाऊं। एनी आइडिया बच्चों क्या होता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू? हम लोग ने बात करी हुई है। सर्कल रेट होता है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। दैट स्टैम्प ड्यूटी टैक्स, वो टैक्स होता है 6% नहीं। सर्कल रेट होता है, मान लो आप जिस घर में रह रहे हैं, ठीक है, आप अगर उसको बेचेंगे तो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है इस प्राइस के नीचे तो बिक ही नहीं सकता, हमने डिसाइड करा होगा। और हमने अदर्सों से बात करी है थोड़ी सी, तो हाउस होल्ड में भी जैसे रेंट की बात करी थी, ऐसे हमने बेचने की बात कर रहा हूं, मैं रेंटल इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मुद्दे की बात पर आता हूं। मिस्टर ए सोल्ड लैंड एंड बिल्डिंग on 10/4/22 फॉर 10 lakhs। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन से प्रीवियस ईयर में बेचा है? वेरी गुड, 22-23 में। सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन 10/4/23, पैसा मिला है आपको 10/4/23 को, बहुत अच्छी बात है। मिस्टर ए acquired land and building on 1/5/1996। Oh my God. Can I say this is a case where you have acquired a capital asset before 1/4/2001? 2001 से पहले ही तो खरीदा है। गलत बोल रहा हूं क्या? 3 लाख रुपीस। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अरे सर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है करियो, भाई ने रेनोवेशन करियो। और मैं आपको ये बोल दूं, छोटी मोटी इम्प्रूवमेंट की बात नहीं कर रहा कि किसी दिन हमने फर्नीचर वाले को बुला लिया, थोड़े से किचन के टैक वो जो भी स्लैब्स होता है वो ठीक करा दिए, वो सब बात नहीं कर रहा, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का रेनोवेशन करा, पूरा किचन पूरी अगर मॉड्यूलर बना दिया, 5 लाख रुपए लगा दिए, उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपको ये जज नहीं करना पड़ेगा, बट यू शुड बी अवेयर दैट कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ये डे टू डे वाली रिपेयर वर्क नहीं है। ये कौन से नेचर की है बच्चे? कैपिटल नेचर की। और कौन से दिन करी सर? 1/8/99 को। ओ माय गॉड, वो बेटे घर खरीदा है तो रेनोवेशन तो पहले भी हो सकती है। कितने रुपए की सर जी? 50,000। फिर दोबारा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कौन सी डेट को? 1/8/2004, 80,000। fair market value as on 1/4/2001 is 5 lakh. Stamp duty value as on 1/4/2001 is 4 lakhs. Compute capital gains for 22-23 and 23-24। सर ऐसे कैसे होगा? अरे बेटे
देखना अभी आप खुद ही सॉल्व कर लोगे इसको। एक दो बातें और डाल दूं इसमें। ब्रोकरेज at the rate of 10% on sales. आई एम नॉट सेइंग व्हेन यू हैव एक्वायर्ड आपने ब्रोकरेज पे करी है, चलो उस टाइम पे भी ब्रोकरेज ले लीजिए आप। एंड 5% ऑन परचेज। ओ माय गॉड बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया आपका। CII 2001 2002 का 100, CII 2004 2005 का 150, CII 22-23 का 300। मैं इसे रैंडमली लिख रहा हूँ, ठीक है। दीज आर नॉट एग्जैक्ट फिगर्स, एग्जैक्ट फिगर सिर्फ ये वाली है, और ये जो मैं आपको नीचे दे रहा हूँ ये आपको एग्जाम में भी ऐसे दी होगी, और वो इंस्टीट्यूट आपको करेक्ट फिगर दे देगा। हाँ जी, बंद करना है, बताइए यहां तक क्लियर है? हाँ जी, कॉस्ट ऑफ अमाउंट में कौन सा चार्जेस? हाँ जी, लेबर चार्ज। मुझे बताइए, लिखिए बच्चों ने। मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा, लेकिन आप टॉप पर एक पॉइंट लिख दीजिए मार्जिन के ऊपर, जिस पे बस जो एक नया पॉइंट मैंने इस एग्जांपल में डाल दिया वो लिखवा रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001 is to be totally ignored. Oh my God. 1/4/2001 is to be totally ignored. भाई ऐसा है, बहुत सारे घर ले रखे 2001 से पहले लोग, उससे पहले बहुत रेनोवेशन हुई थी, सरकार ने बोला इम्प्रूवमेंट के बिल नहीं देखेंगे। इसका मतलब ये जो इम्प्रूवमेंट करी है ना आपने, काट दो, फालतू का आपको कंफ्यूज करने के लिए हुआ होगा। सर 1/4/2001 के बाद का इम्प्रूवमेंट कोई काम नहीं है पूरे कैपिटल गेन, लेकिन अगर 1/4/2001 के बाद होगा इम्प्रूवमेंट तो ये, अब मैं कुछ नहीं बोलूँ। अच्छा एक पॉइंट और। सर हाँ जी बोलिए बोलिए। इसी का रिमोट के तरफ पीछे ही पड़ा हुआ था, और फिर पीछे। सर हाँ जी, हाँ जी। सर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो 2001 से पहले वो हर क्वेश्चन में होगी या फिर सिर्फ इसमें ही दे रखी है? 2001 से पहले की क्वेश्चन मैंने कहा दिए थे। नहीं, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। हो सकता है एग्जाम में दी हो तो कंफ्यूज यू, बट आपको इग्नोर करना होगा, ठीक है बच्चे। तो है। अब देखिए इसलिए मैंने दो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डाली है। उसने दोबारा रेनोवेट करा है, कब करा है? 2004। दैट्स रेलेवेंट। बस अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, ठीक है, आप स्टार्ट करिएगा। मैं आपको एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, सेल कंसिडरेशन आप निकाल लोगे, मैं आपसे कॉस्ट जानना चाहता हूँ। ये बंदे ने जब खरीदा तो कॉस्ट कितनी थी? व्हेन ही एक्वायर्ड कॉस्ट कितनी थी बेटा? अच्छा जी, सुनिएगा एक बार, हाँ बिल्कुल। एक्वायर करा इसने 3 लाख का, बट क्योंकि मैंने नीचे एक और पॉइंट डाल दिया, बेटे मेरी बात सुन लेना, मतलब आप ना नहीं सॉल्व कर पाओगे अभी, पहले सुन लेना फिर सॉल्व कर लेना। पर क्योंकि मैंने ब्रोकरेज डाल दी 5% ऑन सेल्स, सो व्हाट डू यू थिंक, इट शुड बी 3 लाख और 3 लाख प्लस 5%। कितना आ जाएगा 5%? आप 15,000, तो 3 लाख में 15,000 ही तो जोड़ दोगे ना, दैट्स योर एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट होगी 3,15,000। अब क्योंकि ये 1/4/2001 से पहले का है, तो डू आई हैव द ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू? तो 3,15,000 या 5 लाख, विच एवर इज हायर, तो क्या आंसर आएगा? आइए सुनिएगा, सुनिएगा। फेयर मार्केट वैल्यू इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कैन नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ऊपर नहीं जाओगे आप, समझ रहे हो? तो
तो बेसिकली उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। इस पे एक बहुत गहरी बात हो सकती है, आप सुन लीजिए, क्योंकि आपको अगर मैं बोलूंगा नहीं आप पकड़ नहीं पाओगे बात। सुनिएगा बात को, क्वेश्चन करते रहना अभी सॉल्व। कॉस्ट है 10 लाख, प्लीज थोड़ा अलग है, स्टेप बाय स्टेप सुनिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों का। अगर फोकस से सुनेंगे एक बार में सब समझ आएगा आपको। कॉस्ट है 10 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू 6 लाख। नहीं दिया आपको। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 4 लाख, ठीक है, बता ही दोगे आंसर किस। हाँ जी बोलिए इस केस में। हम्म देखो मैं जो लिखना चाहता हूँ मैं कंक्लूडिंग पॉइंट पे लिख रहा हूँ, सुनिएगा एक बार प्लीज। एक होता है एक्चुअल कॉस्ट, दूसरा होता है फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, विच एवर इज लोअर, और इन दोनों का क्या लिया जा रहा है। बेसिकली आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, मान लो अगर फेयर मार्केट वैल्यू 100 है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 70 है, आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ऊपर नहीं जा सकते। तो वो नोट में समझ आ रहा है, समझ आ गया ना आपको, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एनीवेज क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए बच्चे। प्रॉपरली सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट, ब्रोकरेज। और आई थिंक लॉस आ रहा है बच्चों का, है ना, लॉस आ रहा है, कोई बात नहीं। और कितने का लॉस आ रहा है, इसका मतलब आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं सी रहा है, इम्प्रूवमेंट भी रही ना। सर हाँ जी सर इसमें जैसे फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है, तो इसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर करेंगे। हाँ जी बच्चे, उसको हम फिर 3,15,000 से कंपेयर करेंगे, हाँ तो उसमें फिर 4 लाख ही लेंगे हम। बिल्कुल। ओके जैसे सर। तेरी जो दो लिमिट्स है ना, बिल्कुल सही बोल रहा है। पहली लिमिट है 3,15,000, दूसरी लिमिट है 5 लाख और 4 लाख, और इसकी इंटरनल लिमिट है विच एवर इज लोअर। और ए और बी का तूने क्या लेना है, हायर लेना है, समझ गया। यस। हम्म 4,60,000 लॉस, मैं देखता हूँ पता नहीं। 4,60,000, ओके। सभी बच्चे निकालना बेटे प्लीज। स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस इसका ना इंट्रोडक्शन का आपका बेस बन रही है, बार बार कॉस्ट निकालो, फिर ना कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन आनी स्टार्ट होगी थोड़ी सी। उसके बाद हम लोग वो कॉस्ट परचेज करेंगे 5 ब्रोकरेज है ना 3,15,000 3,15,000 मल्टीप्लाई बाई CI 3,15,000 क्यों ब्रो, विच एवर इज हायर लेना, एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001। हाँ 4 लाख नेगेटिव आ रहा है, लॉस आ रहा है। कितना रुपए बचे, 4,60,000। कितना आंसर आया, 4,60,000 का लॉस। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में प्लेस कर दिया, इनिशियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इसके लिए कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 2 है, 80,000 का भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है ना, तो 80 को सीधा ही कर दिया, इंडेक्स नहीं करेगा उसमें। बना देता हूँ सर 4,20,000 आ 4,20,000 है। सेल कंसिडरेशन बताइए। 4,60,000
ब्रोकरेज भी थी ना, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 12 लाख। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 3 लाख, 4 लाख। ओके, कहिए बेटे कैसी रही, ऑल कूल। हाँ जी, आराम से। सर ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 1,20,000 आनी चाहिए ना। वो तो है, पर तेरी परचेज कॉस्ट 3 लाख का था ना, तो परचेज कॉस्ट आपकी 3 लाख नहीं है ना, 3,15,000 हो गई ना, 5% ऐड होगा ना। हालांकि वो काम नहीं आई हमें क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू ऊपर हो गई, लेकिन अगर ऐसा हो जाता कि फेयर मार्केट वैल्यू कम होते कुछ होता तो काम आ जाता ना ब्रोकरेज की भी कॉस्ट। हाँ जी, 4,60,000 आया बच्चों का, लॉस आया है जी। सर लॉस आया तो कैलकुलेट ऐसे थोड़ा ना होता है बेटे, अगर आपने कोई और घर बेचा या कोई और इनकम है उससे सेट ऑफ हो जाता है बेटे, फायदा मिल जाता है। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर। सर हाँ जी सर बताइए। सर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 1,20 आनी चाहिए ना। हाँ जी क्या कह रहे हो, नहीं चाहे ओ, 1 साल हो चाहे, मतलब कॉस्ट में 1 साल मतलब। CII ऊपर 300 लिखूंगा, नीचे 150 लिखूंगा। क्लियर है चेतन जी को, यस सर ठीक है, वो गलत ले क्या ली थी। मिस्टेक कर दी थी। सर वैल्यू गलत ले ली थी। हम्म, पर नीट नहीं आएगा ना, मतलब बेस जो था। सर जी जब आपने खर्चा करा है बेस तो वो लूंगा ना इम्प्रूवमेंट के लिए तो। सर तो जो वो बेस था वो फिर किसके लिए था, मतलब। मैं लिख देता हूँ, रुक जा। बेस था जब तूने खरीदा, रुक जाएगा, 4 लाख इंटू CI ऑफ ट्रांसफर। और क्योंकि इसका बेस इतना पुराना था तो 2001 2002 लूंगा, लेकिन जिसका बेस इसके बाद है वो तो मैं एक्चुअल बेस लूंगा ना दोस्त। यस सर। क्लियर है। हाँ जी, क्या 23-24, अच्छा एक बात बताइए, ये कौन से साल की कंप्यूटेशन करी है आपने। पर सर पैसा तो 23-24 से मिला है, तो टैक्सेबिलिटी 22-23 में होगी 23-24 में होगी। 22-23, तो बस मैं इसलिए बोल रहा था, एक नीचे एक नोट लिख दीजिएगा। इन 23-24, इन 23-24, एक बार में सुना मेरी प्लीज, इन 23-24 कॉमा although the consideration is received, although the consideration is received, but nothing would be taxable. Although the consideration is received, but nothing would be taxable because capital gains are taxable, because capital gains are taxable in the previous year in which transfer takes place, and taxable in the previous year in which transfer take place, that is 22-23, that is 22-23। क्लियर है बच्चे, तो 23-24 में आपको कुछ भी नहीं करना था, मतलब वो सिर्फ ये था कि उसके बारे में जैसे कि मैं आपको बस बता। सर ड्यू ड्यू बेसिस बोल सकते हैं ना इसको। 22-23 में टैक्सेबल है जी, आई मीन अभी कुछ लॉस आ गया तो कुछ भी नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं है, बट जनरली अगर इनकम होती तो 22-23 में ही टैक्स।
अगर पूरा दो घर है, एक घर में कॉस्ट, दूसरे घर में प्रॉफिट सेट हो, तो जैसे इस क्वेश्चन में वो अलग से चैप्टर वो देखेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन में सेल प्रिंसिपल से जो है वो अगले साल का है। मतलब घर जो है वो 20 में 22-23 में रहा हूँ और सेल के इंटरेस्ट 23 ही है। रिसीव हो रही है। हाँ 23 इसलिए हम ओपिनियन बना रहे हैं कि हम लोग 22-23 के बाद 22-23 के लिए बना रहे हैं। तो अगर कुछ गेन होता तो वो भी 22-23 ही 22-23 में टैक्स क्लियर है। ओके, अगर लॉस में 23 पर वैसे इनकम स्टेटमेंट होता ना मैं लॉस की बातें कर लूंगा, आप लॉस की टेंशन मत लीजिए यार। आ जाएगी स्टैम्प ड्यूटी, काफी बातें करनी है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सर्कल रेट था, अभी इतना ही बस, अभी कर लेंगे। सर आई सर इसमें जो आपने लिया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसमें 4 लाख के लिया है, 4 लाख तो कहीं था भी 3,15,000 था ना। तो मैम ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू भी तो अभी बताया ना मैंने आपको, ये जब आपने एक्वायर करा है। अच्छा फेयर हाँ मार्केट ठीक है, वैल्यू क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यू ठीक है एंड सर, इट कैन नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है सर। एक 886 सर आप अपने बचपन में ले लेगा। चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो 96 लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख। क्वेश्चन है ना ये। पीछे ये इसे चला ले, रिमोट थोड़ी देर चला ले भाई। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख एग्जाम्पल है ये, इसके अंदर पॉइंट्स आएंगे कुछ। ब्रोकरेज 50,000। हाँ जी, एक इंसान है बेटा मिस्टर ए, और उसने प्रॉपर्टी कब खरीदी? 1896, और ब्रोकरेज इतनी है 1999 को। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 1 लाख। तो कुछ काम नहीं। 1/4/2001 फेयर मार्केट वैल्यू 18 लाख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 25 लाख। क्या आप मुझे कॉस्ट बता सकते हैं पहले, इतने में बात ही हो जाए तो? 18 लाख होगा ना। 1/4/2008 को कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 3 लाख होगा। ओ माय गॉड, 1/4/2011 को कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 4 लाख। ओ माय गॉड, 1/8/18 को मिस्टर ए डाइड। ओ माय गॉड, आपको ये जगह नहीं है यहाँ पे कुछ और हो सर इनकम टैक्स वाले आएंगे क्या? बिल्कुल बेटे, इनकम टैक्स वाले बिल्कुल टैक्स ही छोड़ते, बीजेपी गवर्नमेंट है ना। अब आप मुझे बताइए, अच्छी पॉइंट है। मिस्टर ए की जब डेथ हो जाएगी, मेरी भी बुझाएंगे। मिस्टर ए की जब डेथ हो जाएगी तो उस प्रॉपर्टी का क्या हो? गवर्नमेंट को मिल जाएगी, मतलब उसकी फैमिली में लीगल है, उसके बच्चों को मिल जाएगी। उसमें टैक्स बच्चों में लड़ाई सर बच्चा एक ही ये बोल दो पहले इधर मिलत पे जाएंगे। तो सपोज करिए मिस्टर ए का एक ओनली चाइल्ड। हाँ, सर हम कैसे जाएंगे? इसके बाद तेरे पापा को बताऊंगा, वो आ जाना। मूवी तो देखा है? कौन सी भी देखा बात करूंगा।
करनी पड़ेगी तो तो मिस्टर ए की जब डेथ हुई तो मिस्टर ए का ओनली सन है मान लो, मिस्टर बी, ओ माय गॉड, हाँ जी, बिल्कुल मैं बनवा दूंगा, लेकिन जहां पे जरूरत नहीं वहां पे कैसे बना दूंगा? मिस्टर ए डाइड, नहीं बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई को सबकी शादी नहीं हुई। बहुत सही जा रहा है अभी। अच्छा हाँ सन भी तो है, सॉरी। बच्चे कैसे आए सर? आलोक ही कह रहा था मैं ही हूँ मिस्टर बी, ठीक है, नहीं वाइफ भी है, ठीक है, फिर तो प्रॉपर्टी बचती नहीं ना। ठीक है, एनीवेज मिस्टर बी के पास प्रॉपर्टी गई, अब आप मुझे बताइए प्रॉपर्टी किसके नाम पर हो गई? अब मिस्टर बी ने 1, 10, 20 को कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट करी 40 लाख की। ओ माय गॉड, इसने बोला अब रेनोवेशन मैं करूंगा। नहीं बनाना साले खाली नहीं काफी साल हो गए, 2.5 साल बाद कर रहा हूँ रेनोवेशन, एंड फाइनली 1/8/24 को मिस्टर बी sold land and building to Mr. C for 3 crores. Please. प्लीज, क्या आपको पूरी कहानी समझ आई? अब आप समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। जब मिस्टर ए की डेथ हुई, प्रॉपर्टी मिस्टर ए के नाम पे थी, मिस्टर ए की डेथ हो गई, तो आप मुझे बताइए क्या मिस्टर ए के हैंड्स में कैपिटल गेन वर्किंग होनी चाहिए? क्या मिस्टर ए का जो प्रॉपर्टी है वो तो बी के पास हो गई, तो पहले बताओ ये जो प्रॉपर्टी है क्या कैपिटल एसेट है? प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट तो होता है, क्या ये ट्रांसफर है? क्योंकि अगर ट्रांसफर हो गया ना बेटे, अगर ट्रांसफर की डेफिनेशन में आ गया, कैपिटल गेन ले लिया जाएगा, लेकिन हम ट्रांसफर की डेफिनेशन देखेंगे और उसमें ये होता है कि इनहेरिटेंस के थ्रू या गिफ्ट के थ्रू, मैं गिफ्ट अभी नहीं डाल रहा, चलो एक बंदे की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी आगे जा रही है तो वो ट्रांसफर नहीं कहलाया जाता, इसलिए मिस्टर ए तुम बच गए। नो कैपिटल गेन्स implications in the hands of Mr. A. Why? सर जी कैपिटल एसेट तो है पर ये ट्रांसफर and makes perfect sense। सुनिए ना, सुनिए आप, अभी इतनी जल्दी आप कंक्लूजन पे पहुंचते और गलत कंक्लूजन पे पहुंच जाते। आप मुझे बताइए यहां तक क्लियर है पहले? अब आप जरा मिस्टर बी के बारे में सोचिए, इसके पास प्रॉपर्टी आ गई बेटे, फ्री, तो प्रॉपर्टी मिल गई इसको, कोई हेड दिमाग में आ रहा है आपके? एग्जैक्टली, अदर सोर्स, ये गिफ्ट हो गया। आप बोलो अरे सर ये गिफ्ट थोड़ा है, तो बेटे अगर ये डाइट भी ना होता ना, मैं गिफ्ट भी लिख दूं तो सेम ही बात चल रही है, सुनते जाइएगा। तो इसके पास, हाँ बिल्कुल अभी देख लेंगे, आपने सही आंसर दिया, मिस्टर बी के पास आया। अब मिस्टर बी की टैक्सेबिलिटी बताइए आप, अदर सोर्स के अंदर हूं मैं, कि अगर आपको इमोल प्रॉपर्टी मिल जाए जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ऊपर हुआ है, फ्री गिफ्ट, तो क्योंकि 50,000 से ऊपर है तो सारा का सारा टैक्सेबल, आपने लिखवाया था कि वो जो लीगल फ्रॉम फैमिली मेंबर 56 to 10 डज नॉट अप्लाई। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं, सुनते जाइएगा, इसके यहाँ पर कैपिटल गेन इंप्लीकेशन नहीं है, पहली बात, छोटे छोटे वर्ड है बट इसके पीछे कहानी है पूरी अभी। और इसके यहाँ पर क्या कोई अदर सोर्स की इंप्लीकेशन है?
वाई, मैं आपको रीजन भी दिखा रहा हूं, बिकॉज ही इज फ्रॉम फैमिली। अब जब प्रॉपर्टी इसके नाम पर आ ही गई है, अच्छा, इस टाइम पर क्या यहाँ पे कोई कैपिटल गेन की इंप्लीकेशन होगी? नहीं होगी सर। कैपिटल गेन तब होता है ना जब मैं बेचूंगा किसी चीज, अभी तो मुझे मिली है। लेकिन आप मुझे बताइए, जब ये भाई इसको बेचेगा, तो आप मुझे बताइए, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से बना लेंगे इसको। मिस्टर बी ने प्रॉपर्टी को बेचा कितने का है बेटे? सवाल ये है, 3 करोड़ के बाद सबसे पहली बात कि अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द पीरियड ऑफ होल्डिंग, इसके नाम पे एसेट, जब मिस्टर ए की डेथ हुई, यहां से लेके यहां तक लूं, एक तो ये ऑप्शन है कि इस टाइम पे मुझे मिला था और ये है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, यहां से लेके 2018 से लूं या 1996 से? 1996 करेक्ट आंसर है, 1996। क्योंकि इस पूरे ड्यूरेशन में कभी ट्रांसफर जब हुआ ही नहीं, तो अब यही मानेगा तो प्रीवियस ओनर की एक्विजिशन डेट आती है पहली बार। और अगर आपको ये समझ आ रहा है, तो जस्ट आपसे ऐसी पूछ रहा हूं, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1896 टिल 1824। और अगर मैं आपको और प्रिसाइसली बोलूं, भाई ने जब बेचा वो दिन तो लेता ही नहीं है, तो टेक्निकली तो 31 जुलाई 24 होगा। एंड सिंस द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज दिस, तो ये एसेट क्या हो गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब आप मुझे बता दीजिए व्हाट इज द कॉस्ट? कॉस्ट ध्यान रखिएगा, इसको फ्री में मिली ब्रो, फादर ने खरीदी, फादर के बाद सन के पास आ गई, तो इसकी कॉस्ट निमेश जी क्या होगी कॉस्ट? आपने तो पढ़ा होगा। हाँ, कहाँ से लूंगा कॉस्ट? आंसर इज, एक लाइन बोलूंगा वो आपको कैसे लिख के देंगे। आप जिधर से भी पीरियड उठा रहे हैं, टाइम पीरियड किधर से उठा रहे हो, कॉस्ट वहीं से उठेगी। बोथ वे समझ लो आप, जहां से कॉस्ट, अगर इसको मैं पहले पीरियड का नाम बोलता जहां से कॉस्ट, मान लो आपका लॉजिक कॉस्ट पे कनेक्ट होता है, जहां से कॉस्ट वहां से पीरियड, नहीं तो जहां से पीरियड, जहां से आप टाइम पीरियड उठा रहे हो ऐसा वही कॉस्ट है। आगे सुन लो, अब आप बोलोगे सर वो तो 1/4/2001 से पहले का, तो लगा दो कोई बात, कोई बड़ी बात। आपकी कॉस्ट कितनी होगी? 5,50,000। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू और दिस व्हिचएवर इज लेस, 18 लाख की आ जाएगी ना कॉस्ट। ठीक है, 18 लाख आ गई। उसके बाद क्या, ये वाली कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की डिडक्शन मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, ये वाली की भी मिल जाएगी, ये वाली की भी मिल जाएगी, कैपिटल गेन निकलेगा। क्लियर है बच्चे? अपने रजिस्टर के टॉप पे लिखिएगा, जहां से कॉस्ट, जहां से, जैसे मर्जी लिखिए, हिंदी इंग्लिश जैसे, जहां से कॉस्ट वहां से पीरियड, मार्जिन पे लिख कीजिएगा प्लीज, ऐसे लिख दीजिए प्लीज, जहां से कॉस्ट वहां से पीरियड, कॉमा, जहां से पीरियड वहां से कॉस्ट। हाँ जी, हाँ चल रही थी, अभी पढ़ाई की बात चल रही है ना, आप डिस्ट्रैक्ट करिए, पढ़ाई करिए ना। आपने आंसर भी नहीं दिया, आपको ये रिग्रेट होना चाहिए, आप कॉम्प्लेक्स का सोचो। आपका जो रिग्रेट है इनटेंजिबल है, दिखता नहीं। जहां से कॉस्ट वहां से पीरियड, कॉमा, जहां से पीरियड वहां से, बोथ वेज है ना भाई, कॉमा, हाँ वाइस वर्सा, जहां से पीरियड वहां से कॉस्ट। तमाम लोग, तेरे को मैंने बता दिया ये पीरियड है, तो कॉस्ट भी यही है। कई केसेस अभी आगे आपको पता ही कितना है, अभी 15 केस और आएंगे, कभी कभी तेरे को समझ आएगा कॉस्ट वो होनी चाहिए, तो पीरियड भी वहीं से उठाऊंगा।
हाँ जी, मैं सीआई बता रहा हूँ बच्चों को। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो इंडियन हम लोग एफएमजी और एक्सपीजी को कंसीडर करके तो लेंगे ना, हाँ तो वो उसमें मैटर करना जरूरी है। नहीं है, बट एक प्रिंसिपल बनेगा नहीं बनेगा लाइफ में, मतलब ऐसे थोड़ा ना होता है, कोई चीज प्रोसेस पे मैं ऑर्गेनाइज कर। अभी आ रही। सर मैं अब आपको सीआई दे रहा हूं बच्चों, ठीक है प्लीज, और आप सभी सॉल्व करिएगा। क्या आपको सीआईआई इस पीरियड का पता है? 2001 2002 का। इसका सीआईआई दे रहा हूं 2008 का, 180, 220 सीआईआई, 300, और जब आपने बेचा सीआईआई 600। और नहीं लिखा मैंने, 18 में कोई खर्चा ही नहीं हुआ बे। 18 में तो सिर्फ इस पे भी डाइट, उस पे भी कोई आपके एक्सपेंसेस थोड़ा सीजन बेचा होता है 600। अब आप मुझे कैपिटल गेन्स निकाल कर दे दीजिए प्लीज। जल्दी निकालिएगा। किस पर? हाँ, उस टाइम पर नहीं होगा ना, लेकिन जब वो बेचेगा तो होगा। जब इनहेरिटेंस के थ्रू बच्चों को प्रॉपर्टी मिलती है तब उनको कैपिटल गेन का कुछ नहीं सोचना होगा। बिल्कुल। और कैपिटल गेन कैसे तब होता है ना, व्हेन यू सेल, यहाँ पे आप सेल करना चाहते हैं, जब आप बेच रहे हो तब तक ये सेल इस ईयर में हुई है, उसका क्या है, क्या है? 600। सर हाँ जी, एक्विजिशन तो 5,50,000 लेंगे ना? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं ब्रो, क्योंकि एसेट 142 से पहले एक्वायर्ड है, सो यू हैव द ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू, एंड फेयर मार्केट वैल्यू शुड नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो आपकी कॉस्ट हो जाएगी 18 lakhs। तो विच एवर इज हायर नहीं होगा मतलब? होगा यार, ये देखना, मैं बना देता हूँ। दो लिमिट बना ले, साथ साथ बना ली। एक होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 5,50,000। दूसरी होती है फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, विच एवर इज लोअर, और इन दोनों का हायर। 91 लाख समथिंग आ रहा है। तो मुझे बता, लोअर में क्या आ जाएगा इनका? 18 लाख। यस सर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 18 lakhs हो गया ना। यस सर। क्लियर है? यस। आगे मेरे को पता नहीं है, करो ये है 91 lakhs 9,090, 91 लाख 9,090। मुझे पता नहीं है, एक बार आप निकालिए सारे बच्चे में। हाँ 91 लाख 9,090 ये अबे लास्ट में 09 आ रहा है। एक बार फोटो भेज देना ग्रुप में, रेफर कर लेंगे, सिर्फ वैल्यू सही हो जाएगा, बच्चों को पता लगता है। किसी ने सही से लिखा है? ये ग्रॉस वैल्यू बना है, ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस। ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। भाई ये गलती क्वेश्चन करके नहीं करूंगा, ये गलती क्वेश्चन करके नहीं करूंगा।
यार मैंने यहाँ से ब्लॉक सुन लिया हमारे तो हालत ऐसी होती है ना 16 मिनट का टाइमर लगा के 1 मिनट को जाने में लगता है 1 मिनट में नहीं आ रहा 15 मिनट में सो के उठ जाता स्पेसिफिक हो आप भाई। ऐसे यार कोई नींद नहीं ले रहा मैं 1.5 घंटे भी लेटा रहता अब हालत देखो इतना थका रहता हूँ कि 1 मिनट नींद आ रही पढ़ाई इतनी हो रही है या मतलब है पढ़ाई का स्ट्रेस होता है? होता है बच्चों को स्ट्रेस पढ़ाई का? मैं इसको बोल यश को तो नहीं होता, वो सारा उसका रेडी है सब मोबाइल में। तो रैंक लाने का स्ट्रेस है ये इधर। रैंक कौन लाता है हमें डाउट तो वो तो देख फिर बड़ा रहा है सर फिर दूंगा सर सिंगल कौन लाता है सर पूरा देखो इसके बाद उसका ये में वालों सरकार गोदाम से इधर ओम का है एक सेकंड पीछे इधर पीछे आना चाहिए ब्रो सॉल्व कर ट्रेन आ गया चलिए देख रहे हो ना अक्सर ग्रुप में भी है रेफर भी कर लेना कहीं अटक लो कहीं अटक तो कुछ भी लेना बच्चे प्लीज देखिए मेरी कंसर्न किसको भेजिए सच बता ना अपने ग्रुप में भेज दिया कौन है भाई कौन बेटे हम आपको रेडी कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए सैटरडे या डेट का मुझे नहीं पता है सीएस के पैसे मैंने आंसर भेज दिया एक बार देखिएगा प्लीज किसके बाद किसके बाद नहीं नहीं 10 ठीक है नहीं 10 एक बार बना था हमको बोल तुम्हारे को लास्ट पे स्पॉन्सर मिलो जल्दी का नहीं मिला अभी पर वो भी नहीं मैं हम कभी आंसर नहीं देखते एस्टिमेट वाला अगले सैटरडे तक मैं आपको दिलवा दूंगा अभी मैम फाउंडेशन के मॉक टेस्ट हुआ था वो चेक कर रही है नहीं 16 को 10 को ही हो जाएगा 16 के टाइम पे सीयूईटी का एग्जाम होगा ओह माय गॉड आपके पास सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन जब आप शेयर खरीद कर ना तो एक टैक्स लगता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन एक लास्ट बात बोलनी है बस छोटी सी बात बोलनी है और अभी ना ब्रेक नहीं होगी अकाउंट्स अभी स्टार्ट कर दूंगा नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ आज कराया ही नहीं अभी मुझे एक बात बताओ अगर मिस्टर ए ने और ये है सन ऑफ ए अगर इसने गिफ्ट कर दिया इमूवेबल प्रॉपर्टी
तो पहले आप मुझे ए के बारे में बताइए, क्या इसके ऊपर कैपिटल गेन लगेंगे? ये इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट तो होता है, पर गिफ्ट करना ट्रांसफर है कि नहीं है, इसके लिए मैं ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़नी है, और मैं आपको बता रहा हूं डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी को गिफ्ट कर देते हैं तो ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि उसमें टेक्निकली कंसिडरेशन ही नहीं है, तो ट्रांसफर। पहले यहां तक क्लियर है आपको? तो जब कोई भी इंसान, जैसे अभी मिस्टर ए ने अपने सन को गिफ्ट करा है, तो कैपिटल गेन्स मिस्टर ए के हैंड्स में नहीं लगेंगे। और पैरेलल अगर मैं बात करूं, क्या अदर सोर्स लगेगा यहां पर? भाई को इमोल प्रॉपर्टी मिल गई जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ है। बोलो ना, आंसर इज, लेकिन जब ये सन आगे सेल कर देगा, एग्जैक्टली जब ये सेल करेगा, तो मैंने आपको क्या सिखाया? बहुत बातें कर रहे हो। मैंने आपको क्या सिखाया? सेल कंसिडरेशन जितने का बेचेगा और कॉस्ट किसकी पकड़ेगा? आप बताइए। एक ही कॉस्ट पकड़ेगा, और जहां से कॉस्ट पकड़ूंगा उनसे फिर ये बात आपने ऊपर के एग्जाम्पल में। यहां तक आपको क्लियर है? अब आप देखिएगा पिक्चर बदलेगी। ए ने गिफ्ट करी इमोल प्रॉपर्टी, मान लीजिए ए ने खरीदी कितने की वो चीज? 50 लाख की। और जब गिफ्ट करी, और अब की बार मिस्टर बी को गिफ्ट करी, एंड आई एम नॉट सेइंग ही इज सन और डॉटर व्हाटएवर, आई एम सेइंग बोथ आर अनरिलेटेड, यानी कि गिफ्ट करिए और किसको करिए? टू अनरिलेटेड पर्सन। और जिस दिन इसने गिफ्ट करी है उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है? 1 करोड़। नाउ माय क्वेश्चन इज, अभी सिर्फ इतना, क्या ए के हैंड्स में कुछ कैपिटल गेन्स? आंसर इज नो। कैपिटल एसेट तो है, पर गिफ्ट में देना, किसी को भी दिया जाए तो ट्रांसफर नहीं होगा। पहले यहां तक क्लियर? अब आप मुझे बताइए मिस्टर बी के हैंड्स में अदर सोर्स। एग्जैक्ट, अदर सोर्स लगे। कौन सा सेक्शन सुनिएगा? 56(2)(10). और कितना टैक्सेबल कर दूं मैं? 1 करोड़। 1 करोड़ का गिफ्ट दिया आपको, दूंगा 1 मिनट। दोनों अनरिलेटेड है, 1 करोड़ का आपको गिफ्ट मिल गया, क्यों नहीं होगा टैक्सेबल? अगर सुनने यही तो सीखा था हम लोग। 1 करोड़ टैक्सेबल हो गया? नहीं हुई, नहीं हो रहा ना, कैपिटल गेन लिख दिया ना, नो। और यहां पर अदर सोर्स के इम्प्लीकेशन हो गए। अब आप समझिए, अब मिस्टर ए ने कुछ साल बाद, 4 साल, 2 साल, 6 महीना, वट एवर, मिस्टर सी को सेल कर, एंड लेट्स सपोज, प्लीज इंडेक्सेशन और उसका झमेला मत डालिए, अमाउंट पकड़ेंगे हम एक बार। कितने का बेचा? 5 करोड़। तो अब आप मुझे बताइए, क्या मिस्टर बी के हैंड्स में कैपिटल गेन्स लगेंगे? आंसर इज यस। मैं प्रॉपर्टी बेचेगा तो कैपिटल गेन तो लगेंगे ना, मालिक वही है। दोबारा वही चीज है, कैपिटल एसेट है, ट्रांसफर करिए करिए, कैपिटल गेन लगेंगे। कैपिटल गेन लगेंगे तो सेल कंसिडरेशन कितनी? 5 करोड़। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज द कॉस्ट? 1 करोड़। मैं प्रीवियस ओनर पे नहीं जा रहा, उतना अमाउंट जब मेरे यहाँ टैक्सेबल, जितना अमाउंट मेरे यहाँ टैक्सेबल कर दिया है, एक कितने रुपए? 1 करोड़ टैक्सेबल कर चुके हैं, तो मेरी कॉस्ट 1 करोड़ हुई। तो बेसिकली इस केस में आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 1 करोड़। और अगर आप समझ गए, अब आप मुझे बताओ मैं पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से पकड़ूंगा? एग्जैक्टली, बिकॉज जहां से कॉस्ट वहां से पीरियड, जब भी इसने गिफ्ट करा था उसी दिन से पीरियड ऑफ, यानी कि पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या हो जाएगा बच्चे? फ्रॉम द डेट ऑफ गिफ्ट टिल डेट ऑफ ट्रांसफर। अच्छा एग्जांपल बन गया बेटे। और ये सारा एनालिसिस कैसे हो गया? अपने रिलेटेड को देते तो अलग कहानी हो जाती, सिर्फ क्या मॉड्यूल रेट हुआ था, रिलेटेड और अनरिलेटेड, और पूरी कहानी देख लो, बदल जाएगी। तो आप क्या करिए,
ऊपर वाला नोट कर रहे हैं आप अभी? ठीक, ऊपर वाले में भी ऐसे लिख दो कि कहां से कहां तक लिया था, सर ये तो है ना, क्योंकि जैसे आपका सेल कंसिडरेशन लिया, और अगर मैं आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलूं, तो इसकी कॉस्ट अगर हम लिख दें 10 लाख, तो कॉस्ट कितनी पकड़ूंगा मैं? 10 लाख, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन, फेयर मार्केट वैल्यू, एवरीथिंग। और आप मुझे बताइए पीरियड ऑफ होल्डिंग, डेट ऑफ acquisition by A till date of transfer to C, ये है ना बच्चे? और यहाँ पर ये अब आप सारा का सारा नोट कर सकते हैं, और जितना डेटा मैंने बोलना था ना नोट कर लिया बच्चों ने? नहीं सर, अभी तो स्टार्ट कर नोट कर लीजिए। सर दोनों में ना जूम आउट करो। अच्छा, हाँ जी वो पेज इनएडिक्वेट के अंदर भी अगर फैमिली मेंबर है तो नहीं होता, पर अगर इनएडिक्वेट है तो कोई टैक्सेबल कर दिया, तो फिर मेरा पीरियड यहीं से चालू हो जाएगा और वही कॉस्ट होगी जो टैक्स। ये बात आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी, लॉजिकली कनेक्ट करो। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे यहाँ से? क्लास है सर वो ए का जो जूम आउट करना पहले केस का आपने बॉक्स लिखवाया है, ये तो पहले नोट कर लेना। आज कितने बजे तक क्लास में तुम्हारी अकाउंट्स की? 5 बजे तक। 4:30 फिर 5 तक जब पता चलेगा ना 5 आज वो बर्थडे सेलिब्रेशन है ना, मीनू जी कह रही है कि सर ट्रीट देंगी, मीनू जी का बर्थडे है, तो कह रही थी 420 सब बच्चों को फ्री कर देना। Are you invited? Obviously. मीनू है ना, 420 फ्री कर दूंगा बच्चों को। नहीं मेरे को भी नहीं बोला, मैं बोला क्लास जल्दी छोड़ देना, मैं लिखने वाला था। चलिए आपका कौन सा फोन है? रियल की, ये वाला सही रहेगा। हाँ जी, सीएम में की नहीं। सैटरडे मेरा हैवी हो गया, आज मेरी 7:30 तक क्लास है। कल का ट्राई, सुबह सुबह का ट्राई एक बार बात करें, कल का एक बार ग्रुप में बात करेंगे कौन कौन आ रहा है। सर आपके हाथ जो होते हैं वो पहले केस का वो बॉक्स जूमिंग कर दो, पहले केस का जूमिंग कर दो, वो बॉक्स के ऊपर वो वाला। हाथ जोड़िए, हाथ तो जोड़े नहीं आप। नहीं वो इंटरनेट था। यार और कोई ऐसे मुझे पता थोड़ा है। साकिब क्या दूर होता है यहाँ से? 5 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट का। सर सर हाँ जी, अच्छा आ रहा हूँ ऑनलाइन। अरे मैडम मैं 2 दिन से कुछ बिजी, और मेरे घर में ना इंटरनेट नहीं है अभी 2 दिन से, तो मेरे को दिख तो रहा है आप कुछ भेज रहे हो, पर मैं ना बस मेरे को ना बाहर जाना पड़ रहा है, घर पे भी ना वाईफाई नहीं है, मोबाइल डेटा भी नहीं है, तो बाहर जाना पड़ता है। तो आज मैं पक्का करूँ, मुझे लग तो रहा था आप भेज रहे हो कुछ। अरे जियो का बेकार है यार, खराब वो अभी मतलब पेड़ गिर गए पीछे, तो नेटवर्क सर जिसके कमीशन देखो यहाँ पे डिटेक्ट कर रखा है और कुछ में नहीं कर रहा।